राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे भाई सुभाष शर्मा जी। आपका एक शानदार यूट्यूब चैनल है वार्तिक टीवी। सुभाष भाई राम राम। बिल्कुल, आप सभी को, आपके दर्शकों को बाबा जी राम राम, नमस्कार। तो सुभाष सर, जगदीप धनखड़ साहब ने जो है भारतीय राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी रिजाइन करके। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी कुछ राजस्थान में बदला है, बदलने के चांसेस हैं। और वसुंधरा जी फिर से लाइमलाइट में आ रही हैं। सर क्या है आपके पास, क्या आउट फीडबैक है सर, आपके पास क्या देखिए, समाचार सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पॉलिटिक्स में ये जो बबल्स हैं ये हमेशा ही आपको दिखाई देते हैं। राजनीति में कभी भी ऐसा दौर नहीं आता है जब सब कुछ शांत हो जाए, और वो भी भारत जैसे देश में जहां हम 140 करोड़ लोग हैं, और भारत में कृषि के बाद यदि कोई दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर रोजगार का कोई है, या कोई बात करने लायक सब्जेक्ट है, या कि एंट्री लेने वाला कोई एरिया है, या कि कोई क्षेत्र है, तो राजनीति नंबर 2 पे आती है। भारत का हर दूसरा आदमी राजनीति से कहीं ना कहीं प्रभावित है, जुड़ा हुआ है, बोलता है, वोकल है, बातचीत में राजनीति को अपने दिन भर की दिनचर्या में वो अहम हिस्से के तरह से लेता है। अब बात कर लेते हैं कि आज की तारीख में राजस्थान में क्या हुआ है, और आफ्टर दिस रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, तो वो क्या सीन बन रहा है। सीन असल में यह है कि जगदीप धनखड़ जैसे जो लोग हैं, ये राजनीति को बहुत मजे हुए ढंग से करने वाले लोग हैं। ये राजनीति में कोई अचानक से टपके हुए लोग नहीं है। ये राजनीति को एक प्रोफेशन की तरह से जीने वाले लोग हैं। जगदीप धनखड़ अपनी पूरी निजी जिंदगी में भी इसी तरह का बैलेंसिंग एक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। यदि आप उनके पूरे जीवन को पढ़ेंगे तो शुरुआत से ही जगदीप धनखड़ बहुत नपे तुले, अनुशासित, बातचीत की संयमिता, एंड एक खास बात जो है वो ये कि कोर्ट में जब एडवोकेसी कर रहे थे जगदीप धनखड़, तो कोर्ट में इनकी क्राफ्ट और ड्राफ्ट दोनों बेमिसाल थी। दोनों ही बहुत सदी हुई। अदरवाइज आपको बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे, बहुत लर्नेड होंगे, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन कोर्ट क्राफ्ट जो है उसमें मात खा जाते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ इस मामले में एक्सेप्शनली एक्सपोनेंशियल, जिसको कहते हैं, वो इनका करियर रहा है। और उस करियर में इन्होंने कोर्ट क्राफ्ट को बखूबी निभाया। हाई कोर्ट के जजेज भी इनसे मतलब इतने खुश रहते थे कि हंसी मजाक भी गंभीर। जगदीप धनखड़ बेसिकली क्राइम के वकील माने जाते थे, क्रिमिनल साइड के वकील माने जाते रहे हैं। और कोई टाइम में क्रिमिनल साइड में जगदीप धनखड़ वाज वन ऑफ द टॉप अटॉर्नीज इन दिस स्टेट। तो उस समय भी यदि हम देखें तो जगदीप धनखड़ क्रिमिनल केस को भी एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, और प्रेजेंटेशन इस तरह का कि हाईकोर्ट जज को भी हंसी आ जाए, और जो ओपोनेंट वकील होता था वो भी खुश होके जाए। इस तरह की क्राफ्टिंग उनकी कोर्ट की रही। कोई नाराज नहीं होता था। केसेस में बहुत बढ़िया लीडिंग केसेस लीड किए उन्होंने, और बहुत ही अच्छे काउंसलर रहे। लेकिन कभी उनको इस तरह से नहीं लिया गया। एक्सेप्शनल एक बार राजस्थान विधानसभा में जब वो विधायक थे, तो यहाँ राजस्थान में एक रेप कांड हुआ था। उसमें उन्होंने वो मुद्दा जो हाईकोर्ट में वो केस लड़ रहे थे, उसकी पैरवी विधानसभा में भी की थी। इसको लेकर थोड़ा सा जगदीप धनखड़ को आलोचना का शिकार होना पड़ा था। अदरवाइज पूरे करियर में जगदीप धनखड़ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीडिया मैनेजर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं सोशल एक स्टेटस वाला व्यक्ति। रिश्तेदारी को पूछ ले आप, रिश्तेदार बहुत खुश। तो ऐसा एक हंसमुख सा आदमी, एक बहुत ही हरफन मौला किस्म का आदमी, फ्लैम्बॉयंस इन हिज फील्ड वाज रियली ट्रेमेंडस, टेरिफिक। ये जगदीप धनखड़ को हम पहले समझ लेते हैं कि जगदीप धनखड़ आखिर चीज क्या है, और आगे हम ये बात करने वाले हैं कि रेजिग्नेशन के बाद जगदीप धनखड़ का क्या हिसाब किताब और राजस्थान की राजनीति में क्या हालचाल चल रहे हैं, जो कि आपका बेसिक सवाल था। ये मैंने जगदीप धनखड़ के बारे में इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग
उनका जो पहले का जो अतीत है उससे उतने वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि मैं पिछले करीब 32-33 साल से जगदीप धनखड़ जी के बहुत निजी संपर्कों में रहा हूं। और आप यूं समझ सकते हैं कि कोई टाइम में हम कुछ मामलों को लेकर काफी डिस्कशन भी रहते थे, और जगदीप धनखड़ एक बार तो हमारे मददगार भी साबित हुए, जब हमारे अखबार के ऊपर मैं जहां प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था वहां उस पर दिक्कत आई थी एक खबर को लेकर। उस वक्त भैरों सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर थे, तो वो खबर जो थी उसको लेकर काफी परेशानी आई थी। उस खबर पर जगदीप धनखड़ हाई कोर्ट में गए हम हमारे पक्ष रखने के लिए, और वो एक बड़ा रिलीफ उन्होंने हमें दिलाया। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं निजी तौर पर भी उनको जानता हूं। आप देखिए कि मैं फ्रेंडली इसलिए कह रहा हूं कि यदि उनको लग गया कि ये व्यक्ति जरूरतमंद है या ये व्यक्ति समाज में अच्छा अपना स्टेटस रखता है, तो फीस वॉज नॉट ए मैटर। ये भी एक जगदीप धनखड़ की खासियत रही जिससे कि वो दिल जीता उन्होंने। अब बात कर लेते हैं कि राजनीति में आए हो, राजनीति में उन्होंने इसको एक बहुत नापे तुले अंदाज में राजनीति में एंट्री ली, और केंद्र में मंत्री रहे, केंद्रीय विधि मंत्री रहे। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में आए, पार्टी भी बदली, लोकदल में, लोकदल से बाद में फिर कांग्रेस, फिर ये बीजेपी। तो ऐसा नहीं कि अब नहीं होगा। मैं यहां इशारा ये कर रहा हूं कि ये जो स्थिति है आज जगदीप धनखड़ की जो चुप्पी है, ये रहस्यमय चुप्पी है। ये उस तरह की चुप्पी है कि जैसे ठहरा हुआ पानी है लेकिन वो शांत नहीं है। पानी के डीप वाटर्स जो हैं वो वार्म हैं असल में। ये जगदीप धनखड़ अभी कार्ड नहीं खोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ चीजें चल रही हैं। अब क्या आगे वो करवट लेंगे, क्या उनका स्वास्थ्य जो है वो उस तरह से अलाउ करेगा कि सक्रिय राजनीति में वापस से एंट्री करें, या कि विपक्ष की राजनीति में जाएं, या एनडीए के भीतर ही कुछ हलचल मचाएं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तय है कि जगदीप धनखड़ चुप बैठने वाले लोगों में नहीं है। जगदीप धनखड़ जितने शांत दिखते हैं उतने ही विटी हैं, उतने ही तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं। वो मौके का इंतजार करेंगे। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं छन छन कर, वो ये आ रही हैं कि जगदीप धनखड़ कतिपय लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, और कुछ मंत्रणाएं भी उनकी चल रही हैं। अब बात करते हैं कि उनके रेजिग्नेशन के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उससे राजस्थान में क्या हालात हैं। राजस्थान में यह हालात हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि जाट के बदले, क्योंकि जगदीप धनखड़ जाट कम्युनिटी से आते हैं, और जाट कम्युनिटी राजस्थान की राजनीति की सबसे ज्यादा जागरूक कम्युनिटी मानी जाती है, एकजुट कम्युनिटी मानी जाती है। और वोट में जब बात करते हैं हम, तो वोट, और हमारे यहाँ कहावत है कि बेटी और वोट हम हमारी कौम को ही देंगे। ये जाटों का खास तौर पर अब तक का राजनीतिक इतिहास रहा है। अब जरूर नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें थोड़ा सा मतेक के उस तरह का नहीं है जितना आज से 20-25 साल पहले हुआ करता था। अब जाट लीडरशिप उस तरह की नहीं रह गई है कि एक जाट लीडर आगे आ जाए तो सारे जाटे पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब जाटों में भी बहुत जागरूकता है, जाटों में भी बहुत पैसे वाले लोग हो गए हैं, जाटों में बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। तो जब जिस कम्युनिटी में पैसा, एजुकेशन ये आ जाती है तो लीडरशिप भी बढ़ जाती है। तो ये कम्युनिटी अब इस तरह की बन गई है कि इसमें अब मतलब हर तीसरे चौथे घर में एक राजनीति का महत्वाकांक्षी उम्मीदवार है। तो अब ये जरूर कह सकते हैं कि राजस्थान की जाटों की जो राजनीति है उसका कोई अहम किरदार एक नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, जाटों में रिजेंटमेंट इस बात का है कि जगदीप धनखड़ हमारा एक नेता था, उसको इस तरह से इस्तीफा दिलवाया गया है, या वो इस्तीफे के लिए मजबूर किए गए हैं, या उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से दिया है। ये अभी जाट कम्युनिटी भी कंफ्यूजन में है। ये जब खुलेगी बात, जगदीप धनखड़ जब खुद बात करेंगे या अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे या कोई जनसभा में जाएंगे, तब ये बात खुलेगी कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। बाकी तो कयास है, कयास आप हम सभी लगा रहे हैं, लेकिन इन कयासों के पीछे अभी तक कुछ ठोस बात सामने नहीं आई है। जगदीप धनखड़ अपने मुंह से ये तो हॉर्सेस माउथ है, तो उसमें तो क्या कर सकते हैं, तो वो वाली बात है। लेकिन अब आपने क्या भविष्य की बात पूछी है क्या, कि जगदीप धनखड़ के मेरा बाद? जी उस टॉपिक पे आने से पहले मेरा एक सवाल है। जी जगदीप धनखड़ जी की जिस तरीके से विदाई हुई है, एक तो उनको फेयरवेल नहीं दी, मोदी जी ने उनके विदाई में जो ट्वीट किया वो बहुत ही रूखा था।
और it was not ceremonial. His farewell, he did not get an official farewell, number one. Number two, the farewell was not ceremonial. और भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में नंबर 2 का आदमी, और जो तलखी दिखाई दी या जो कड़वाहट दिखाई दी, और उसके बाद सोशल मीडिया में जो कुछ चला, हालांकि आज एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो बना के सुबह थोड़ा सा माहौल बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, उनके खिलाफ जितना कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है वो सिर्फ कयासबाजी है, वो स्टोरीज हैं जो कि प्लांट की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने ऐसी कोई अनर्गल डिमांड नहीं रखी थी या कोई ऐसा कुछ नहीं है, और वो ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई प्रोटोकॉल भी नहीं मांग रहे थे, वो ऐसा कुछ भी उनकी डिमांड नहीं थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मेरी भी फोटो लगनी चाहिए, ऐसी उनकी, ये हर्ष जी ने आज बताने की कोशिश की है। परंतु सोशल मीडिया पे कि उनकी पूरी, उनके से घर खाली करा लिया, उनसे उनकी सोशल मीडिया टीम विड्रॉ कर ली, ये वो बहुत कुछ था। पर सर एक बात अभी आपने कहा कि वो बहुत ही व्यवहार कुशल, बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी, बहुत ही सीनियर, और बहुत ही समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना कि जिस आदमी ने लोक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जिंदगी बिताई है, और आप कह रहे हैं कि साहब ही वाज अ वंडरफुल प्रैक्टिसिंग लॉयर है और कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार, आखिर ऐसी क्या चूक हुई कि अचानक उनसे इस्तीफा मांग लिया गया? मतलब सर, और मिड टर्म कुछ ना कुछ तो, कुछ समथिंग हैपेंड बिग, कुछ इतनी बड़ी घटना हुई कि अच्छा मोदी, सर मोदी ने इतनी बकवास की, इन्होंने क्या नाम, सतपाल मलिक जी ने, पर मोदी ने हटाया नहीं, क्यों? नहीं, आखिर सतपाल मलिक तो अब ऑलमोस्ट फिनिश ही हैं। हटाने की तो कोई बात इसलिए नहीं थी कि वो शायद जगदीप धनखड़ की तरह सुलझे हुए व्यक्ति ना हो, उनको कहा जाए और वो ना माने, क्योंकि गवर्नरशिप से इस्तीफा ही दिया जा सकता है, आप इम्पीचमेंट से तो हटा नहीं सकते, और कोई तरीका हटाने का है नहीं। सरकार जब तक उनकी टर्म में, वो टर्म का मामला है, असल में गवर्नरशिप 5 साल के लिए है, तो 5 साल तक आप हटा नहीं सकते उनको। अब यह है कि जो समझदार लोग हैं उनको इशारा कर दिया जाता है कि भाई आप इस्तीफा दे दो। जो समझदार, मतलब सतपाल मलिक तो एरोगेंट व्यक्ति थे, वो तो इस्तीफे की बात मानते ही नहीं, तो उनका तबादला किया गया। ये जरूर है कि उनका तबादला कर दिया गया। ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि आप स्टेट चेंज कर सकते हैं, आप गवर्नर को ऐसे नहीं हटा सकते, अपदस्थ नहीं कर सकते जब तक कि वो इस्तीफा ना दे दे, या कि और कोई इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारण ना हो। अब बात ये है ना कि यहां देखिए वही वाली बात है कि कयासों की खिचड़ी बहुत पक रही है। मेरा कहना यह है कि सोशल मीडिया का ये जो दौर है, इसमें जिसकी जो मर्जी आती है वो थंबनेल बनाकर वीडियो टिका देता है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और हमारे यहाँ पर अभी सोशल मीडिया को लेकर कोई बहुत अच्छे एक्ट पारित नहीं हो पाए हैं। दूसरी बात, ये जो सेंसरिंग है, सेंसरिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे वीडियोस हैं जो फेक ही चलाते हैं लोग। यूट्यूब तो आजकल ऐसा साधन हो गया है, आप हम सब जानते हैं कि यूट्यूब पर कुछ भी डाल दो आप। कोई अच्छा, कई खाते रखते हैं, 50-50, 60-60 अकाउंट से काम करते हैं, जो पकड़ा और नहीं जाता कोई। यदि प्रॉपर चैनल हो तो प्रॉपर चैनल्स जो है, जो टीवी नेटवर्क्स हैं, उनमें गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है, बाकायदा पता होता है कि कौन सी कंपनी चला रही है। अब ये जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, इनका कोई, अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कि इनका सारों का हेडक्वार्टर विदेश में है, हम तो केवल इनके यूजर हैं बेसिकली। जितने भी सोशल मीडिया के बड़े हैंडल हैं वो हमारे यहाँ का एक भी नहीं है, वो तो सारे बाहर के हैं। मान लीजिए कोई फुटेज है, आपने कोई दिखाया और फेक वीडियो दिखा दिया, अब उसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला, आपने वीडियो हटा दिया, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म। यूट्यूब इनको देने वाला नहीं है ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि उनके सर्वर में तो है, लेकिन वो भारतीय कानून में तो बंधे नहीं है। अमेरिका में यदि हो तो अमेरिका वाले तो तुरंत 2 मिनट में काना ऐड के ले लेंगे इनसे ओरिजिनल माल, ओरिजिनल व्हाट्सएप भी आ जाएगा,
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर जो ये गपशप चल रही है या कयासबाजी चल रही है, ये मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मामला है। इसमें सीधी सी गणित है, विचारों का मतभेद एक बात हो सकती है, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। जगदीप धनखड़ को जहां तक लोग जानते हैं, जगदीप धनखड़ कोई फाइनेंशियल करप्शन वाले आदमी नहीं है, कोई इस तरह के घपलेबाज व्यक्ति नहीं है। पहले जैन हवाला डायरी कांड में नाम आया था इनका, लेकिन वो भी बाद में क्लियर हो गया। उसमें लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम था, आप हम सबको पता है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का नाम था, उसमें इनका भी था, लेकिन इनका बहुत नीचे था और वो बाद में वो उस तरह का कोई सब्सटेंशियल एलिगेशन नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है। जगदीप धनखड़ की जो भाषा है, जैसा कि आपने अभी बोला, मैंने प्रस्तावना में बताया कि जगदीप धनखड़ नॉट ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉयर बट एक्सेप्शनली टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग, ये मैं कह सकता हूं। अपने कंटेम्पररी जो लोग थे इनके, ही वॉज फार अहेड, फार अहेड। और राजनीति में भी गए तो ऐसे नहीं गए, सांसद बने और मंत्री बने। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि आदमी का नेगोशिएटिंग पावर, आदमी का अट्रैक्शन कैप्चरिंग का जो एक उनका स्टाइल है। जगदीप धनखड़ कहीं पर भी आप देखेंगे उनको, ही ऑलवेज स्टैंड आउट, ऑलवेज। वो अपनी प्रेजेंस बिना बताए चूकने वालों में नहीं है। तो जी। ऐसे व्यक्ति को जो मृदुभाषी हैं, जो कभी इस तरह की भाषा में बात नहीं करते, कोई गाली गलौज वाला मामला उनका है नहीं, क्रोध मैंने जगदीप धनखड़ को कभी करते हुए नहीं देखा। परिवार में भी उनके जो उनकी वाइफ हो, चाहे उनके बच्चे हों या उनके साले, उनके जो ससुराल वाले लोग हैं, मैं उनके सबके साथ में देखा मैंने, हमेशा विटी, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हंस हंस के, हंसी हंसी में ही कोई सार्कास्टिक बात भी करनी है तो हंसी हंसी में क्या गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हार्श भाषा में बात करी हो, कभी कोई कटु कोई शब्द बोले हो ना। तो ऐसे व्यक्ति से किसी का इस तरह का वो नहीं हो सकता मनमुटाव। मनमुटाव कि यदि कोई कयास भी लगा रहे हैं तो केवल एक बात हो सकती है कि पार्टी की विचारधारा पर कोई मतभेद हो सकता है, क्योंकि जगदीप धनखड़ बीजेपी आरएसएस के संस्कारों में पले पगे नहीं है। तो यहां ये एक बात हो सकती है, अदरवाइज और कोई रीजन नजर नहीं आता। हाँ, जो स्वास्थ्य कारण उसमें लिखे गए इस्तीफे में, तो क्यों नहीं इसको भी मान लिया जाए। स्वास्थ्य अभी आप और हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य इन दिनों उनका थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। अभी बीच में तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, डॉक्टर्स की भी उस परामर्श में चल रहे हैं। तो इसको क्यों नहीं डाइजेस्ट किया जा रहा है, क्यों नहीं इसको सहजता से लिया जा रहा है कि ठीक है भाई, एज हो गई है और एज के ऊपर तबीयत खराब हो सकती है, तो व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। एक कारण ये कि भाई कोई बात को लेकर, अब लोग जेपी नड्डा को लेकर भी कह रहे हैं कि साहब राज्यसभा में कोई डिबेट के दौरान कोई बात हुई। अब ये सब कयास है, जब तक जगदीप धनखड़ खुद ना कह दें तब तक ये सोशल मीडिया के सारे, अच्छा इसमें फैक्ट चेकर्स भी हैं, अब बहुत सारी अफवाहें ऐसी उड़ा देते हैं लोग, फैक्ट चेकिंग पे जाते हो तो वो बात सही नजर नहीं आती। तो इसके बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूं आपको, इस्तीफे के कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन इस्तीफे के बाद राजस्थान की राजनीति में इसके असरात हैं, ये मैं कह रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, किसने कराया, क्या वजह रही ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इस्तीफे के बाद से राजनीति में असर है। अभी हाल के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से जाटों ने बीजेपी को साइडलाइन किया, 25 की 25 सीटें राजस्थान का इतिहास है। एक आध मौकों को छोड़ दें तो बीजेपी 25 की 25 जीतती है। एक सीट को हनुमान बेनीवाल की जो एनडीए को दी थी, एनडीए के खाते में थी। अदरवाइज आप देखिए इस बार ऐसा क्या हुआ। तो यदि लोग ये कह रहे हैं कि अब जाट ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना सीटों का नुकसान इस चुनाव में हुआ जाट बेल्ट में, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, वो तो कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि लोकल पॉलिटिक्स में
अभी यहाँ निकायों के चुनाव आने हैं, पंचायतों के चुनाव होने हैं, तो सब चुनावों में फिर इस बात का फैक्टर आएगा। जगदीप धनखड़ के रहते हुए एक जो ग्लू था जाट कम्युनिटी और बीजेपी के बीच में, वो था तो सही, इसमें तो कोई शक नहीं। उसका असर या उसकी कमी जरूर खलेगी, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में कोई मजबूत जाट नेता नहीं है। सॉफ्ट इमेज के सतीश पूनिया हैं। सतीश पूनिया को लोग उस तरह का, क्योंकि राजस्थान के और हरियाणा के जो जाट हैं वो थोड़े से खड़ी बोली वाले लोग हैं, मतलब अक्खड़पन है, साफ बात करते हैं, खरी खोटी सुना देते हैं, जैसे आपकी खरी खोटी है वैसे उनका स्वभाव है। तो वो स्वभाव जो है वो इनमें नहीं है। हालांकि जगदीप धनखड़ में भी नहीं था, लेकिन जगदीप धनखड़ कहीं ना कहीं इनके, चूंकि एक लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा, वकालत भी की, तो लोग बहुत जुड़े हुए थे इनके खुद के समाज से भी, वो एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें तो देखिए, आप हम सब जानते हैं कि राजनीति में हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इतना बड़ा प्रदेश है, मंत्रिमंडल के लोग हैं, विधायक हैं, 200 विधानसभा की हमारी विधायकी है, तो 200 क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना चक्र होता है, कोई मंत्री फिर दौरा करता है, फिर कोई स्टेटमेंट आता है, तो ये तो रोज की खबरें हैं। लेकिन एज सच ऐसा कोई सतह के जी। ऊपर उस तरह का बगावत वाला और वो कोई मेरे को नजर नहीं आ रहा है। जी। अच्छा, ये बताइए, जब से जगदीप धनखड़ जी गए हैं और वेस्ट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अब होना है, तो राजस्थान से बड़ी खबरें आ रही थी कि भाजपा डैमेज कंट्रोल करने के लिए वसुंधरा राजे जी को आगे ला सकती है। आपका क्या कथन है? देखिए, नो डाउट वसुंधरा राजे की सीनियरिटी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सीनियर लीडर हैं। आरएसएस की यदि बात करें तो विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर्स थे उनमें विजय राजे सिंधिया थी। तो यदि भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिशियन के बतौर उनकी बात करें तो स्टॉल वोट है, इसमें कोई शक नहीं है, वोट कैचर है, बहुत जबरदस्त, इसको कहते हैं ओजस्वी व्यक्तित्व आप कह सकते हैं। और एक जिसको कहते हैं उनके व्यक्तित्व में एक वो पकड़ है कि लोग उनसे जुड़ जाते हैं, आकर्षण का एक बहुत बड़ा उनके पास वो है, प्रिंसेस हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं? अमित अमित शाह और मोदी जी की भी आंख में आंख डाल के बात कर सकती हैं, ऐसा व्यक्तित्व है। हाँ, व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व है, घराना बड़ा है। भाजपा में ये व्यक्तित्व बहुत कम नेताओं के पास है, बिल्कुल बिल्कुल। उंगलियों पे गिनते। वसुंधरा राजे इज वन ऑफ देम। नो डाउट, अनडाउटली मैं इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं मतलब करेगा कि उनका ऑरा जबरदस्त है। हमारे यहाँ जिस तरह की टेंडेंसी है लोगों में, तो वी ऑलवेज लुक अप टू आर सीनियर्स, आर लेजेंडरी पीपल, है ना। तो वो लुकअप की भी बात है कि वो सिंधिया राजघराने की बेटी हैं, वो सारे बातें हैं, विजनरी लीडरशिप है, ऑडिटर बहुत जबरदस्त है, लिंग्विस्टिक बहुत बड़ा कमांड है, हिंदी इंग्लिश दोनों के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है। तो जी, एक मिनट का, राजपूत की बेटी, सॉरी, जाटों की बहू और गुजरों की समधन, ये भी तो एक हाँ यूनिक कॉम्बिनेशन है। हाँ, बट अब ये जो बात है कि देखिए, वसुंधरा राजे को लेकर सबको पता है कि शी इज ए प्रिंसेस। सिंधियाओं को क्षत्रिय माना गया है, तो क्षत्रिय हैं। वैसे यदि हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर और भरतपुर के जो जाट हैं, अब ये जो धौलपुर के इनके हस्बैंड थे, ये बेसिकली गोद आए थे, ये धौलपुर के वंश में नहीं जन्मे थे, ये मेरे ख्याल से पंजाब के नाभा से आए थे इनके जो हस्बैंड। तो नाभा रियासत के और इनके धौलपुर वालों के पुराने रिश्ते रहे हैं, क्योंकि धौलपुर जो रियासत थी वो और नाभा वाले भाई हैं असल में, ये आपस के लोग हैं, और इनकी जी। पुरानी रियासत भी एक जगह से आती है। लेकिन मैं यहाँ उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जहां इशारा किया है कि वसुंधरा राजे को क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है या इम्बैलेंस हुआ है, उसकी कोई पूर्ति वसुंधरा राजे के मार्फत की जाने की योजना है क्या? इसके ऊपर मैं साफ तौर पर एक कहूंगा कि अभी तक ये भी कयासबाजी है, क्योंकि वसुंधरा राजे को बीइंग अ वुमन, चूंकि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो महिला हैं, दूसरी बात वसुंधरा राजे को जाट नहीं माना जाता है, तीसरी बात
वसुंधरा राजे खुद को भी जाट कहलाना पसंद नहीं करती हैं, वो राजकुमारी महारानी कहलाना पसंद करती हैं, क्षत्रिय कुल में अपना वो जोड़ के रखती हैं, और प्रिंसली स्टेट जितने भी हैं भारत के, उनसे उनकी रिश्तेदारियां भी हैं, इसमें कोई डिनायल है ही नहीं। जोधपुर घराना हो, चाहे नेपाल वाले हों, मतलब आप यू नेम इट एंड यू विल हैव इट। तो इनके मैरिटल भी आपस में रिश्तेदारियां हैं और आपसी व्यवहार भी उस तरह का है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वसुंधरा राजे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है? बनाने के लिए तो किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि वसुंधरा राजे को वाइस प्रेसिडेंटशिप नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करती है, शी डिजर्व द मोस्ट। उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में इस पद के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेबल हैं। वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए जो काम चाहिए वो उनके पास सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान को ही ये मौका दोबारा से नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप। ऐसा लगता है कि कोई चेहरा साउथ से ये लाएंगे, जिससे कि साउथ में पार्टी का जो जनाधार है उसमें कुछ इजाफा हो सके, साउथ से थोड़ी कनेक्टिविटी में और बढ़ोतरी हो सके। और साउथ में चूंकि अब इनको एक्शन में आना है, साउथ में चुनाव भी हैं, तो वहां पर इनको कुछ पॉसिबिलिटीज, जिसको कहते हैं वो मंथन करना है। वसुंधरा राजे तो पार्टी में है ही, वसुंधरा राजे सीनियर लीडर हैं, और जहां तक लोग सोचते हैं ना कि मोदी जी और शाह के वसुंधरा के बनती नहीं, ये सब बाहर की चीजें हैं, ये सब दिखावा है, मतलब एक फसाड है। बेसिकली बात यह है कि जब भी वसुंधरा राजे चाहती हैं, नरेंद्र मोदी से मिलकर आती हैं, अमित शाह से मिलकर आती हैं, और वो जैसा आपने कहा वो अमित शाह को अमित कहकर पुकार सकती हैं, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र भाई कह सकती हैं, उनपे ये अथॉरिटी है और वो अथॉरिटेटिव व्यक्तित्व हैं। मेरा जहां तक मानना है जगदीप धनखड़ की जगह उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। अदरवाइज इसमें एक और दिक्कत है, इसमें जाट राजपूत का एंगल भी आता है। वैसे भी सीनियरिटी में भी वो अमित शाह जी से सीनियर होंगी और आयु में भी समकक्ष होंगी मोदी जी की, लगभग मोदी जी से 1 साल 2 साल छोटी हैं, लेकिन हाँ लगभग समकक्ष है। बट शी इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स इन बीजेपी, नो डाउट अबाउट इट। एक और बात है, एक्सपोजर बहुत है, लीडर ऑफ मासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पैराशूट वाला मामला नहीं है, वो थोपी हुई नहीं है, सेलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड है। यस, उनकी लीडरशिप को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि शी इज नॉट फ्रॉम मेहरबानी ऑफ एनीबडी, सेलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, इलेक्टेड है, और आज भी इलेक्ट हो सकते हैं। और आप देखिए ना, अपने पुत्र को झालावाड़ जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार जिता के लाती हैं, जब खुद लड़ती हैं तो जीतती हैं, वहां कोई अपोजिशन में है ही नहीं उनके झालावाड़ में, और वसुंधरा राजे जहां से खड़ी हो जाए वहां से जीत के दिखा सकती हैं। तो लीडर ऑफ मासेस इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। दूसरी बात एक और है कि एक्सपोजर बहुत रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो वसुंधरा राजे विदेश राज्य मंत्री और पीएमओ की मिनिस्टर रही, जैसा आजकल जितेंद्र सिंह है जम्मू कश्मीर वाले। तो वो जो पद था उसमें विदेश राज्य मंत्री के तौर पर विदेशों में जाना, विदेश नीति को बहुत बखूबी जानती हैं, फाइनेंस के मामलों में बहुत इंटरेस्ट लेती है। एंड मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वसुंधरा राजे ने मुझे कहा, लेकिन मेरे बहुत करीबी लोगों के साथ बातचीत में ये बात जरूर आई कि वसुंधरा राजे एक टाइम में भारत की वित्त मंत्री बनना चाहती थी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहती थी वसुंधरा राजे। एक बार ऐसा दौर था, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं यदि भारत की वित्त मंत्री बनूंगी तो मैं ये काम करूंगी, उनका एक विजन है उनके पास। लेकिन अब वो वाली बात है कि अब वो उस राजनीति में शायद न जाए, मंत्रिमंडल में न जाए। तो बट ये जरूर है कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं इस बार कुछ ना कुछ उनका होगा, चाहे वो गवर्नर ही बने। और कर्नाटक जैसे स्टेट जो हैं, साउथ के स्टेट हैं, उनमें गवर्नर बनाए जाने की भी बात आ सकती है, जैसा कि मेरे सोर्सेज कहते हैं। सुभाष सर, पर मेरा ना मैं आपसे इनफैक्ट राजस्थान के 3-4 विषयों पे चर्चा करना चाहता हूं, और सब विषय इतने बड़े हैं कि सबके लिए आधा घंटा चाहिए। और मैंने ये सोचा था कि मैं ये आज का वीडियो 20-22 मिनट में वाइंड अप करूंगा, 30 मिनट हो चुके हैं और अभी हमारी बातचीत 1/4 भी नहीं हुई है।
मैं अगले अगले टॉपिक को अभी से आपको बता रहा हूं। राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट्स वेयर पीपल चेंज देयर गवर्नमेंट एवरी 5 years। हर 5 साल में वो रोटी पलट पलट के खाने वाले लोग हैं। और राजस्थान में 1.5-2 साल में एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत हो जाती है आमतौर पे। एक्चुअली राजस्थान का जो आदमी है वो जिसको कहते हैं सिकोफाइनेंट नहीं है, वो चापलूस किस्म की बातें नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि वो मुखर है, बेसिकली वो अपनी राय व्यक्त करता है। साइकोफेंट जो लोग होते हैं वो 3-3 टर्म 4-4 टर्म लगातार उनको देते हैं अपने। अब चूंकि उसमें राजस्थान जैसा स्टेट आप देखिए जरा, राजस्थान में आप जब भी दौरा करेंगे आपको हो सकता है कि व्यक्ति आमतौर पर मुंह पर ना बोले, लेकिन वो अपनी धारणा रखता है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। तो वो जो तवा पलटने वाली बात है, रोटी पलटने वाली बात है, वो इसलिए सच है कि राजस्थान का आदमी इस मामले में जागरूक भी है और थोड़ा सा राजनीति को लेकर उसका जो एक क्रक है वो उसके समझ में आता है कि यार ये तो ठीक नहीं हुआ इस बात, तो चेंज कर दो। तो ये बात आपकी सही है कि चेंज के जो बीज हैं वो तो धरती के अंदर तो हैं, अब उनको कैटलिस्ट मिलना है। बेसिकली जो घटनाएं होती हैं वो कैटलिस्ट वाली बात हो जाएगी, वो बीज फिर पनप जाते हैं। तो असंतोष के जो बीज हैं वो तो पड़े ही रहे हैं राजस्थान की धरती में। धरती बहुत गहरी है राजस्थान की, मरुभूमि है, इसलिए जी। सतह के ऊपर कुछ और दिखता है, नीचे कुछ और होता है। तो सर अगले अगले वीडियो में बात करेंगे कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है, खुश है कि नहीं है। सर आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले आपका बहुत टॉपिक बहुत आभार। पे मैं आपसे वर्तमान मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के बारे में बात करना चाहूंगा। अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।